We'll start with. So, yesterday we were looking after Article 15, 12, 13, 14, 15 we have seen. Today we'll go and see Article 16, and it is concerned with the equality of opportunity in the matter of public employment. देखो वर्ड्स में ही सारी चीजें लिखी है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. मैंने पहले भी जैसे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है हम लोगों से जिंदगी भर चिपक के रहने वाला टॉपिक है, और कई हम में से ऐसे लोग हैं जिनको कई सारी चीजें मालूम ही नहीं कि कौन सी चीजें कहाँ पर आती है. तो देखिए, ये आर्टिकल हमको ये समझाता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होती है वहां पर हम सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया कि हमारी कंपनी में फलाना फलाना 100 इंजीनियर लगने वाले हैं, और वो पब्लिक कंपनी है, और उस पब्लिक कंपनी के ऑफर को देखकर इंडिया के 1 लाख इंजीनियर्स ने वहां पर अप्लाई कर दिया. तो क्या हुआ, जितने भी इंजीनियर्स है वो सेक्टर से रिलेटेड, जिस सेक्टर से वो एडवर्टाइज आया है, ऐसे 1 लाख लोग वहां पर है. कितने लोग चाहिए? 100 लोग. इन्होंने एक एग्जाम रख दिया स्टार्टिंग में. तो अभी ये एग्जाम क्यों लगाया गया? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, सबको फॉर्म भरने का परमिशन तो दे दिया, लेकिन अभी छान छान कर लेंगे उसको. क्रीम जो रहेगी उसको वो सर्विस देंगे, टॉप 100 जो रहेंगे उन लोगों को वो चूज करेंगे. लेकिन फिर भी टॉप 100 खाली एग्जामिनेशन से नहीं निकलते. व्हाट दे हैव फिक्स्ड, they have fixed that 10% of first they will choose, then जो बचे हुए हैं उनका फिर सेकेंड टेस्ट होगा, और उसमें से फिर 10% यानी कि ओरिजिनल का 1% निकालेंगे 1000 लोग, और 1000 लोग में से फिर वो 500 लोगों को कॉल लेटर्स भेजेंगे, यानी कि 5 में से एक आदमी करेक्ट मिल सकता है, उसका वो प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो ये मैं एग्जाम्पल इसी के लिए दे रहा हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलती है. अभी ये क्लॉज पहला क्या बोलता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 1 सेज देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. स्टेट के अंडर में जो भी है एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट जो भी होती है, सभी को अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ही मस्ट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट. सेकेंडली, ऐसा कहा गया है, no citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible. Ineligible नहीं हो सकता है, और discriminated against in respect of any employment or office under the state. तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए उन्होंने सीधा बता दिया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी रूल. रूल क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी का रूल है. अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा. अगर डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो वो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड एनी ऑफ देम are not making you ineligible. Hence, state is responsible for that if such kind of things are going to happen. Thirdly, it says that nothing in this article shall prevent Parliament for making any law prescribing in regards to the class or classes of employment or appointment to an office under the government of uh, under the government or any local or other authority within the state or union territory, any requirement as to resident with the state or union territory prior to such employment or appointment. अभी कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट ये डिसाइड करता है कि ये सेक्टर के लोगों के लिए अभी जगह खाली है, तो दे कैन डिसाइड, एंड आफ्टर मेकिंग सच डिसीजन दे कैन प्रोवाइड सर्टन लॉ, और दे कैन प्रोवाइड सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, दे कैन प्रिस्क्राइबिंग. उसके अंदर प्रिस्क्राइब करके बोलेंगे वो कि अपॉइंटमेंट सच क्लास और क्लास ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हीं लोगों को अवेलेबल है. तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कहीं कहीं. जैसे फॉर एग्जांपल 5% का कोठा लगा दिया जो नेशनल प्लेयर्स है, कि उन्होंने जैसे फुटबॉल में है या चेस में है या और कोई गेम, जितने भी बहुत सारे क्रिकेट है, बहुत सारे गेम्स है,
तो उसमें अगर किसी ने नेशनल का सर्टिफिकेट पाया हो तो उन लोगों के लिए 5% सर्विसेज रखी है। उसके अलावा जैसे हैंडीकैप पीपल है, तो हैंडीकैप लोगों के लिए उसके अंदर भी बहुत सारे क्लॉजेस है अलग अलग, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखी हैं। तो पार्लियामेंट कैन मेक सच लॉज रिगार्डिंग प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन लॉज रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट सारे लोगों को इक्वल करने के लिए ये अलग 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 जो लॉज है उसको एक जगह लाकर सभी को उसका एम्प्लॉयमेंट का जो बेनिफिट है वो देना सही समझती है। सो क्लॉज 4 says that nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिजर्वेशन की जो बैकवर्ड क्लासेस की सीट्स है वो फिलअप नहीं होती है, तो उस पोस्ट के लिए फिर से रिजर्वेशन जो जितने बचे हुए सीट्स है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल सकती है, या उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर अभी तक जो 100 सीट भरी है इसमें से 50% रिजर्वेशन होना चाहिए था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर उस रिजर्वेशन को फुलफिल करने के लिए क्राइटेरिया लगाया जाता है और उसको फुलफिल किया जाता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग लॉज का इफेक्ट यहाँ पर लिया जाता है, जो बचे हुए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उन लोगों की वैकेंसीज जो भी है वो फिलअप की जाती है बाय डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। सो these are the things which are making our law powerful to give effect to मेक इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान जगहें मिले इसके लिए कोशिश रहती है, और आर्टिकल 16 सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अभी ये चीज है, सिर्फ एक वर्ड है जिसका नाम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इसका भागीदार जो है यानी कि हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वॉट एवर इट मे बी, उतने ही एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट दे आर थिंकिंग अबाउट टू होम दे विल चूज। सॉरी। तो प्राइवेट में ये जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन या जगह हैं या कोई ये चीजें नहीं होती है, वहां पर सीधा आप उस पोस्ट को निभा सकते हो या नहीं, आप उस पोस्ट पे काम कर सकते हो या नहीं, आपके अंदर उस पोस्ट के क्वालिफाई करने की ताकत है या नहीं, तो इंटरव्यू फेस करो। प्राइवेट कंपनी में आपको इस तरह का कोई भी समान एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो वहाँ पर कास्ट बेसिस पे या रिलीजन बेसिस के ऊपर नहीं दिखाई देता। वहाँ पे सीधा सीधा है, if you are qualified, if you are perfect, you will be getting the jobs. But here in case of public employment only, to all the people uh, they have given the chance। और अभी रिसेंटली एक क्लॉज ऐड हुआ है, और वो क्लॉज हुआ है ऐड कॉन्स्टिट्यूशन के 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। वो क्लॉज जो है मैं उसको ठीक से पढ़ता हूँ, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ओपन और रिजर्वेशन के सभी कैंडिडेट्स के लिए ये अलाउ किया जाता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम making any provision for reservation of appointments or post in favor of any economically weaker section of the citizen other than the classes mentioned in clause 4 in addition to existing reservation and subject to maximum of 10% of the post in each category। So followed ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोई भी सेक्टर हो उसमें से 10% सीट्स जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रहेगी। लेकिन ये सारी जो कंसेप्ट है इट इज कंसर्न्ड विद द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। if you have followed please type followed in the chat box, we'll go to next article later। great।
सो वी विल गो टू नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट दो आर्टिकल बहुत ही छोटे हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसको शॉर्ट में ले लेंगे। पहला है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले हमारे पास में जो ऑफेंसेस होते थे, शायद मेरे ख्याल से यहाँ से 30-40 साल पहले की ये बात है, तब से अनटचेबिलिटी जो है एबॉलिश हो गई है। यानी कि छुआछूत, वो बोलते थे ना, कोई आया तो वो गांव में वगैरह चला करता था, ज्यादातर ये राजस्थान या वो साइड में देखने को मिलता था। अभी वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है आर्टिकल 17 से। सो इसीलिए इसको टाइटल दिया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो है अनटचेबिलिटी एक्ट के हिसाब से पनिशेबल ऑफेंस है। आज अगर ऐसा कोई छुआछूत का कि भाई हमको नहीं छूना, दूर 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 दूर, ऐसा जो एग्जाम्पल पहले हुआ करते थे, ज्यादा करके ये गांव में हुआ करता था, आजकल वो भी नहीं हो रहा है, तो वो वहां पर सवाल ही नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर कहीं उसका अनुभव आता है तो आर्टिकल 17 एंड अनटचेबिलिटी के जो कंसेप्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें उसको पनिशमेंट दिया है। देन आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हम लोगों को दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 19 अभी देखिए, आप नोटबुक में लिख सकते हो इसको। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 और फिर उसमें सब क्लॉजेस है। तो ये सब क्लॉजेस जो है वो 6 गोल्डन फ्रीडम्स है। तो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए इज डीलिंग विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज डीलिंग विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमको बात करने का, हमारा जो भी कहना है सबके सामने एक्सप्रेस करने का, रखने का हमें पूरा पूरा स्वतंत्र दिया है, फ्रीडम दिया है। दूसरा है सब क्लॉज बी, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। जैसे अभी परसों मैंने एक एग्जाम दिया था कि हम एग्जाम्पल दिया था, हम सभी लोग जो हैं हर साल प्रज्ञा का एक उत्सव मनाते हैं। और मुझे पता है कि अभी तो फिलहाल कोरोना की वजह से हम लोगों को परमिशन शायद बाहर निकलने की मिली नहीं है, और अंदर ही अंदर हमने ऑनलाइन सिस्टम से लिया है प्रज्ञा 2 साल से पीछे। लेकिन जब ये प्रज्ञा ओपन होता है, अभी ओपनली हो जाएगा शायद आने वाले फरवरी में, तो हम लोग इनवाइट करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को, बिजनेस पर्सन्स को इनवाइट करते हैं, कंपनीज को इनवाइट करते हैं, और सभी को एक जगह लाके एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कशन, जिसको वार्तालाप कहते हैं, कम्युनिकेट कराने का एक जरिया हम बनते हैं। ठीक उसी तरह हम असेंबल होते हैं। असेंबल जब होते हैं तो हम एक ग्रुप बनते हैं। तो ऐसा ग्रुप जो विदाउट आर्म्स, यानी कि आर्म्स को क्या बोलेंगे हम, हथियार। तो कौन से हथियार? ऐसे हथियार जो एक दूसरे को खत्म करने के लिए होते हैं, जैसे बंदूक है, चक्कू छुरी है, तलवार है। ये इस तरह के आर्म्स जो है हमारे साथ में नहीं होने चाहिए। असेंबली पीसेबली, तो यहां पर क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे दिया है, वैसे असेंबली पीसेबली विदाउट आर्म्स। अब ये असेंबली एक जगह बैठ के भी हो सकती है, या हम लोग कोई रैली निकालना चाहते हो तो सेम इस असेंबली पीसेबली असेंबली को रैली में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ पुलिस अथॉरिटी एंड विदाउट आर्म्स। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड जो है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, इसको हम बाद में बहुत डिटेल में देखने वाले। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा टॉपिक लेने के लिए हमको शायद 1.5 लेक्चर लग जाएगा कि एग्जैक्टली स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 का पूरा डिटेल चैप्टर रहेगा, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में पहले समझ लेंगे। और थर्ड वाला जो है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यहाँ पर एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म करने के लिए हमको जो क्राइटेरिया है वो फिक्स यहाँ पर किया गया है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो आप ऐसे सोसाइटीज या यूनियंस फॉर्म कर सकते हो। वो क्लॉज सी में दिया है, सब क्लॉज सी में। सब क्लॉज डी में दिया है टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो जैसे हमने पीछे भी एक एग्जांपल लिया था कि हम लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए
कोई वीजा की परमिशन नहीं लगती। वी आर नॉट रिक्वायरिंग एनी वीजा और वी आर नॉट रिक्वायरिंग एनी permission to go from one state to another state within the territory of India. Subclause E, to reside and settle in any part of the territory of India. हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में कोई भी पार्ट में रह सकते हैं, किसी भी पार्ट में सेटल डाउन हो सकते हैं, किसी भी पार्ट में जाकर हम अपना काम कर सकते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्रीली घूम सकते हैं। तो सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई दोनों एक दूसरे से कई केसेस में अटैच हो जाते हैं टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। से फॉर एग्जांपल क्लास 1 ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर हो गया नांदेड़ से दिल्ली, ही कैन गो फ्रॉम नांदेड़ टू दिल्ली। अभी उसको ट्रांसफर वहां हो गया तो उसको वहां घर भी लेना पड़ेगा, तो ही इज एबल टू रिसाइड ओवर देयर। अभी उसके बच्चे बड़े हो गए, वहां पर 12th में पढ़ना उनका बच्चों का खत्म हो गया, इंजीनियरिंग में वहां पर एडमिशन ले लिया, he can settle down over there. So to move freely from नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र से दिल्ली चला गया, दिल्ली में रिसाइड हुआ और बच्चों का एजुकेशन वहीं पे अच्छा हो रहा था इसलिए वहां सेटल डाउन हो गया। So any person can do this. So this right has been given by Article 19 subclause 1 D and E. अभी आर्टिकल 19 सबक्लॉज 1 में एफ क्लॉज को हमने देखा था, इट इज राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको यहां से निकाल दिया गया और आर्टिकल 300 में उसको इंसर्ट किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसको कोई छीन नहीं सकता। जैसे कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड हो जाता है जब इमरजेंसी लगेगी, तो फिर राइट टू परचेस एंड राइट टू सेल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इमरजेंसी की प्रोविजन की वजह से सस्पेंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको यहां से निकाला, आर्टिकल 300 में उसको इंसर्ट कर दिया। नाउ सब क्लॉज जी, हियर टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप लोग जो प्रोफेशन करोगे, आप लोग जो ऑक्यूपेशन करोगे, आप लोग जो ट्रेड करोगे, आप लोग जो बिजनेस करोगे, तो ये सारी चीजें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा आर्टिकल 19(1) जी के तहत करते हैं। तो यहीं पे हमको समझ में आता है कि ये सारी जो चीजें आर्टिकल 19 में बोली है ये तो मेरे को रोज ही लगने वाली है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं समाज में बात करता हूँ, मैं कई सारी असेंबलीज में जाकर बैठ जाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 मेरे साथ अटैच हो जाता है। मैं किसी एसोसिएशन या यूनियन का मेंबर हूँ, इट इज अटैच्ड। मैं एक जगह से एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाता हूँ। जैसे हमारे पास में कुछ बच्चे हैं अभी जो हमारी क्लास में आते हैं और कई बच्चों ने पूछा कि सर अभी तो कॉलेज शायद शुरू हो जाएगा, तो शायद 1 नवंबर से अपना फिजिकल कॉलेज शुरू होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी देखते हैं फिर ये कोरोना अपने को थर्ड जो फेज आ रहा है, ये फेज रोकता है या हम लोगों को फ्रीली काम करने देता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट। जब तक आप पढ़ रहे हो साल भर यहाँ पर रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। आप अगर इंजीनियरिंग खत्म करके आए हो, एमटेक कर रहे हो, तो आपका इंजीनियरिंग किसी के साथ में प्रोफेशन में जुड़ सकते हो या आप कहीं पर काम कर सकते हो एज ए ऑक्यूपेशन, आप ट्रेड कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। दैट इज ऑल थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन यू। लेकिन आर्टिकल 19(1) ए से लेकर जी तक जितने भी क्लॉज है, तो क्लॉज ए को सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर सब क्लॉज 2 से लेके सब क्लॉज 6 तक एक्सेप्शन दिए हैं। ये सारे हम डिटेल में जो है आर्टिकल 19 का चैप्टर जब आएगा तब वहां पर देख लेंगे। यहां तक समझ में आ गया? इफ यू आर क्लियर प्लीज टाइप CC इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। नाउ वी विल सी आर्टिकल 20, इट इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पुलिस अथॉरिटी पकड़ कर लेकर जाती है, लेकिन उनके साथ में 3rd डिग्री का यूज होना नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट में फोर्स इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए कई सारी चीजें जो है हमको कई बार पता चलती है। सो वी आर डीलिंग विद दैट। सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20 says that no person shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subject to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force
at the time of the commission of the offense. It means that कि आप अगर किसी ऑफेंस को कर रहे हो या एक्ट को कर रहे हो जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है, या आप वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, जो लॉ अभी अस्तित्व में चालू है, जिसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे लॉ का एनफोर्समेंट अभी चालू है और वो समय आप उस लॉ को वायलेट करते हो, तो आप जो है कन्विक्ट किए जा सकते हो। लेकिन जिसने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया तो उसको कन्विक्शन नहीं कर सकते, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते। क्लियर हो जाएगा? ओके, सो यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो आपको बगैर ऑफेंस का कोई पकड़ कर लेकर नहीं जा सकता, पहली बात। सेकेंड क्लॉज इज सेइंग दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस। एक ही ऑफेंस को एक से ज्यादा वक्त जो है आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और तीसरा ये कहा, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपके खुद के अगेंस्ट में आपको ही विटनेस किसी केस में नहीं बनाया जा सकता। तो ये तीन प्रोटेक्शन जो है हमको आर्टिकल 20 में मिले कि अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया तो आपको पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरा, आपको एक बार एक केस में पनिशमेंट अगर हो गया तो सेम ऑफेंस के लिए दूसरी केस में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। और तीसरा, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, ये इसका विटनेस आपको ही बनाया जा रहा है, तो वो भी नहीं चलेगा। यानी कि अभी समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी सोनू कुमार है, अब मैं सोनू कुमार को बोल रहा हूँ, सोनू आप बोलो कि आपने ये फलाना फलाना ऑफेंस कर दिया है, बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, फोर्स कर रहे, बोलो बोलो। इट मीन्स आई एम फोर्सिंग मिस्टर सोनू टू गिव विटनेस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट ही हिमसेल्फ। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो विटनेस किसने देना चाहिए? अगर मैंने कुछ ऑफेंस किया और सोनू ने देखा हो तो सोनू बोल सकता है कि सर आपको मैंने देखा है, आपने ऑफेंस किया है, फलाना फलाना व्यक्ति को आपने मारा था या फलाना फलाना व्यक्ति का आपने गला दबाया था। तो ये जो चीजें हैं कि हम लोग अपने खुद के अगेंस्ट में विटनेस कैसे करें? It is impossible. So law says that, constitution says that one cannot be accused of any offense which shall be compelled to witness against he himself. तो ये तीनों प्रोटेक्शन हमको आर्टिकल 20 में मिलते हैं। देन आर्टिकल 21, it is concerned with protection of life and personal liberty. So ये भी आर्टिकल 14 की तरह है, सिंगल लाइन में इसको बोला गया है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो नियर अबाउट आपको 150 के आसपास पेजेस इसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए अभी इसको टुकड़ा टुकड़ा करके समझते हैं। नो पर्सन शैल बी, कोई भी पर्सन डिप्राइव्ड नहीं करेगा, डिप्राइव्ड नहीं होगा। किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से। कौन सी चीज के लिए? ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आपकी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को स्टेट को धक्का देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन बोला है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 में हमने देखा कि आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई और जी, इनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 3 4 5 6 रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो ये क्या किया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है। लॉ ने एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया कि भाई आपको पर्सनल लिबर्टी है, आप आपका लाइफ को डिप्राइव हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब लॉ का इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो उसको कुछ प्रोसीजर होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी किसको सवाल करूं, कौन बात करना चाहेगा? जस्ट टाइप आई। छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल, आप आराम से आंसर दे सकते हो। Just type I in the chat box. अच्छा प्रतीक्षा, यस कीर्ति वाघ इज देयर। प्रतीक्षा को एक पूछते, फिर उसके बाद में कीर्ति वाघ को पूछते। प्रतीक्षा संजय, आप ये बताइए, आपने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपने क्या क्या प्रोसेस की थी, प्रोसीजर क्या थी आपकी?
सर सभी डॉक्युमेंट्स पहले जमा किए थे. ओके बेटा, तुला मराठी चांगली येते का? तू मराठीत सांग. म्हणजे सर नक्की काय सांगायचे? नक्की हे सांगायचं की तुला ऍडमिशन घेत असताना काय प्रोसिजर इम्प्लिमेंट केली होती. प्रोसिजर काय होती, स्टेप्स, कशा कशा स्टेप्सने ऍडमिशन मिळालं. सर पहिल्यांदा मी फर्स्ट राऊंडला म्हणजे मेरिट लिस्ट लागलेली फर्स्ट राऊंडला. व्हेरी गुड. तेव्हा माझा नंबर DY पाटीलला लागलेला अकुर्डी. ओके. नंतर सेकंड राऊंडला माझा नंबर नांदेडला लागलेला पण केमिकल ब्रँच लागलेली. ओके. आणि मग सर मग मी परत स्पॉट राऊंडला गेलेले तेव्हा मला इलेक्ट्रॉनिक्स ही ब्रँच भेटलेली. हा, आता ही काय झाली, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोसीजर बाय ए प्रोसीजर विच हैज बीन सेट अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो आपको एडमिशन EXTC में चाहिए, इसके लिए जैसा देखो प्रतीक्षा का पहले नंबर लगा अकुडी में, लेकिन उसको EXTC चाहिए था. फिर दूसरी राउंड में उसका नंबर लग गया केमिकल को, फिर वो रुक गई. फिर तीसरे राउंड में स्पॉट राउंड में प्रतीक्षा को EXTC मिल गया. सो व्हाट इट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. आपको चाहिए तो स्पॉट तक रुको, है ना. अभी दूसरी और एक चीज है, जैसे कीर्ति आपने कैसे लिया बेटे एडमिशन, यही प्रोसीजर आपको इसमें और कुछ एडिशन करना है ये प्रोसीजर में. नहीं सर, सभी का सेम ही प्रोसीजर होगा ना. ठीक है, अभी मैं कुछ पॉइंट ऐड करता हूं. देखिए, आपको इंजीनियरिंग को अप्लाई करने से पहले एक कंडीशन थी, एंड दैट कंडीशन इज CET और JEE. ये दो में से एक एग्जाम आपका क्रैक होना बहुत जरूरी था, बराबर, एम आई राइट? यस सर. ग्रेट. तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है. तो व्हेन यू हैव गॉट स्कोरिंग इन CET, आपका CET का स्कोरिंग 12th का स्कोरिंग को प्लस किया, फिर उसको कंपटीशन में रखा मेरिट लिस्ट में कि इसको 12th के इतने मार्क्स और CET के इतने मार्क्स, उसको परसेंटेज में निकाला, आगे उसका टोटल आया, जो भी लिस्ट निकाला होगा वो हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच का क्वालिफिकेशन फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है वहां पे आपको पुटअप कर दिया. तो ये प्रोसीजर के थ्रू हम इंजीनियरिंग में आए. तो ठीक इसी तरह यहां पर भी प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. तो लॉ कुछ प्रोसीजर बनाता है, कई बार हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में भी वो हो सकता है, लेकिन उसका अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया हो, लॉ बनाया हो, तो वो आ जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में. तो इट शुड बी ए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई प्रोविजन होना चाहिए, तभी जाके कोई लॉ में उसका लॉ बना सकते. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कुछ बताया नहीं है और रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, नहीं बोले प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ से ये कहते हैं कि बोले अगले साल से कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. कि आपको क्यों इंजीनियर नहीं चाहिए, इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो लगाया आपने उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. तो एक्सप्लेनेशन अगर आपका इन फेवर ऑफ सोसाइटी अगर है तो उसको पार्लियामेंट ने मानना चाहिए, और जब पार्लियामेंट उसको यस बोलेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यस बोलेंगे, तब जाके कुछ बन पाएगा. लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. फिर एक नया, यहां तक समझ में आ गया? इफ यू हैव फॉलोड प्लीज टाइप फॉलोड इन द चैट बॉक्स. ग्रेट. फिर एक नया आर्टिकल आया, और वो आर्टिकल आया 2002 से, जिसमें 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये जो है 1 अप्रैल 2010 में इसका इफेक्ट जो है चालू किया गया, लेकिन इसको इंसर्ट किया गया था 2002 में ही, और इफेक्टिवली उसका मीन्स जो है 2010 से चालू हुआ, और वो है आर्टिकल 21 सब क्लॉज A, that is right to education. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine. तो सभी को जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने का काम
गवर्नमेंट स्कूल में हर स्टेट को वो इट हैज बीन मेड कंपलसरी बाय दिस आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। अभी उसमें अमेंडमेंट की है कई सारी स्टेट्स ने। कुछ स्टेट्स ने जैसे केरला वगैरह जो है जिधर ज्यादा एजुकेशन महिलाओं को भी दिया जा रहा है आजकल, तो वहां पर लड़कियों के लिए जो है ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन फ्री किया गया है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने फीमेल्स को 12th तक का एजुकेशन फ्री किया है। तो इस तरह अलग अलग जो क्लॉजेस है वो इंसर्ट हो सकते हैं। फिर आर्टिकल 22 आता है जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन केसेस, सर्टन केसेस, कुछ केसेस में जो प्रोटेक्शन दिया है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन करने के लिए। तो नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी without being informed as soon as he may be of the ground of such arrest, nor shall be he denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। अभी किसी को अरेस्ट अगर करना है या डिटेन करना है तो प्रोटेक्शन लगाया जाता है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का केस है। आर्टिकल 22 में जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो उनको डिटेन कर दिया गया था। पार्लियामेंट में वोटिंग करने के लिए जा रहे थे, पुलिस अथॉरिटी ने उठाया, उनको 2 दिन के लिए डिटेन कर दिया और 2 दिन के बाद में उनको छोड़ दिया, लेकिन कोई रीजन नहीं बताया। सो विदाउट रीजन ये क्लॉज बोलता है कि आप किसी को भी कस्टडी में नहीं ले सकते, चाहे पुलिस अथॉरिटी हो या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। यू कैन नॉट बी एबल टू टेक इन कस्टडी और इन अरेस्ट और डिटेन एनी पर्सन इन योर कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द रीजन ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट क्यों कर रहे हो वो ग्राउंड्स बताए बगैर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, पहला। दूसरी बात, यही क्लॉज बोलता है कि सच ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो बेसिस के ऊपर, वो बिना के ऊपर स्टेट कैन नॉट डिनाई द राइट टू कंसल्ट। आप कंसल्ट करने के लिए जो राइट आपका है उसको डिनाई नहीं कर सकते। या टू बी गेट डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, आप उसके आपके पसंद का आप एडवोकेट को बात कर सकते हो, आप उनसे डिफेंड करने का, लीगल प्रैक्टिशनर से बात करने का परमिशन जो है उनको बोल के कर सकते हो। लेकिन आपको अगर डिफेंड करने के लिए भी रोका जा रहा है तो उसका रीजन उनको देना पड़ता है कि इन दिस केस वी कैन नॉट परमिट यू टू डिफेंड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस। यू have to first of all come into the police station and from there we will call to your legal practitioner. Now subclause second says that every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate। यानी कि आपको अगर पकड़ कर लेकर भी गया कोई अथॉरिटी, अभी मैं डायरेक्टली अथॉरिटी बोल रहा हूं यहाँ पर, सीधा सीधा बोलते कि कोई पुलिस अथॉरिटी आपको अगर यहाँ आपके घर से उठाकर लेकर जाती है तो दे कैन नॉट कीप यू मोर देन 24 आवर्स इन देयर डिटेंशन। within 24 hours they have to produce you before the magistrate why for you have been taken into custody, आपको कस्टडी में क्यों लिया है। और आप जब मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो जाते हो तो मैजिस्ट्रेट के साथ सामने पुलिस अथॉरिटी को आपके साथ में खड़ा नहीं होने देते। आप और मैजिस्ट्रेट एक कमरे में दोनों ही रहते हैं और पुलिस अथॉरिटी को कमरे से बाहर रखा जाता है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को बोल सकते हो कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है, कोई रीजंस नहीं बताए गए हैं, मुझे पीटा गया है, आपके जो भी बॉडी के ऊपर इंजुरीज वगैरह है तो आप दिखा सकते हो अगर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया हो। और मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है सिविल सर्जन को कि इसका पूरा चेकअप किया जाए, वो रिपोर्ट और उसका क्या कहना है वो सारी रिपोर्ट्स लेकर इसको बेल मैजिस्ट्रेट दे सकता है। तो इस तरह आपको जो है इसमें कई सारी क्लॉज है, लेकिन ये 2 क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, protection against arrest and detention in certain cases, clause 1 and clause 2. So clause 3 is also we are going to take, nothing in clause 1 and 2 shall apply to any person who for the time being in is an aligned enemy, or to any person who is arrested or detained under law providing for preventive detention।
अगर कोई अलाइन एनिमी है, यानी कि एनिमी कंट्री से कोई अगर है, तो ये दो क्लॉज उसको अप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका डिटेंशन हुआ है, तो हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ के अंदर उसको पकड़ा गया है और वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पहले से ही क्लॉज इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन को रोकने के लिए आर्टिकल 22 का इस्तेमाल होता है। यहां तक समझ में आया? If you are clear, please type CC in the chat box. If you are having question, you can open the mic and ask the question. Great, great.